प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। इतिहास की क्लास चल रही है और इतिहास की क्लास के तहत हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो इसकी पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, और उसके पहले जो हमारी क्लास चली थी उसमें हमने पढ़ा था मगध का उत्कर्ष, और उसके पहले 16 महाजनपद। अगर 16 महाजनपदों की बात करें तो सबसे अधिक उत्कर्ष या सबसे अधिक विकास जिस महाजनपद ने किया वो था मगध। अगर मगध पे राजवंशों की बात करें तो मगध पे शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो था हर्यंक। हर्यंक के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और उसके बाद जो भारत की कहानी शुरू होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि नंद वंश का आखिरी शासक था धननंद। उसी वीडियो क्लास में मैंने बताया था कि चाणक्य धननंद के दरबार में जाते हैं और उनसे कुछ धन की मांग करते हैं अपने विद्यालय के लिए, ठीक है। लेकिन धननंद वो धन देने से मना कर देता है और चाणक्य का अपमान कर देता है। उसी समय चाणक्य ये कसम खाते हैं कि मैं इस नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा, ठीक है। और उसके आगे की कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है मौर्य वंश के संदर्भ में। तो उस कहानी तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले जो आज का टॉपिक है वो ध्यान रखना है, वो है मौर्य साम्राज्य। और जो मौर्य साम्राज्य के तहत जो अपनी पहली क्लास चलेगी वो है मौर्य साम्राज्य जानने के प्रमुख स्रोत, ठीक है। यानी ये ध्यान रखिए कि प्राचीन भारत के जो भी चैप्टर शुरू होंगे उनके बारे में कैसे जानकारी हमें मिली, इसके बारे में भी हमें थोड़ा पढ़ना होगा। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो भारत या जिस अखंड भारत की बात की जाती है उस अखंड भारत को आकार देने वाला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। जिस अखंड भारत की बार बार बात होती है वो अखंड भारत बनाया इन्हीं मौर्य शासकों ने, ठीक है। तो उनके इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चला या उनका इतिहास कैसे लिखा गया, तो उस संदर्भ में जो पहली क्लास अपनी है वो है मौर्य साम्राज्य जानने के प्रमुख स्रोत, ठीक है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं नंद वंश के आखिरी शासक से। तो एक एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो नंद वंश के आखिरी शासक, नाम याद ही होगा आपको, धननंद। धननंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की उसे यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोट्स कहा, ठीक है। तो पहले ये ध्यान रख लेना है कि यूनानी लेखक जो भारत आए उन्होंने अपनी पुस्तक में जो मौर्य वंश के शासक का नाम लिखा उसका नाम था सैंड्रोकोट्स। अब आगे चल के सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। यानी सर विलियम जोन्स ने अपने अध्ययन में बताया कि यूनानी लेखकों ने जिसे सैंड्रोकोट्स कहा है वो वास्तव में मौर्य वंश का संस्थापक या मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। इतना समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इस सैंड्रोकोट्स नामक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, या चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानियों ने किस शब्द का प्रयोग किया था। तो दोनों का आंसर, यूनानियों ने किस शब्द का प्रयोग किया तो सैंड्रोकोट्स का प्रयोग किसके लिए मिलता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अब स्रोत की बात की जाए तो हम स्रोत को दो भागों में बांट देते हैं, ठीक। पहले तो साहित्यिक स्रोत और दूसरे अभिलेखी स्रोत। तो इस पूरी वीडियो क्लास में हम देखेंगे मौर्य वंश के जानने के साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब प्रमुख स्रोत में सबसे पहले हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार जो 18 पुराण हैं, ठीक है। मान्य पुराणों की संख्या 18 और 18 उप पुराण भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मौर्य वंश के बारे में हमें जानना है तो हमें किस पुराण का अध्ययन करना होगा। तो ये ध्यान रखना है कि मौर्य वंश के बारे में बताने वाला जो पुराण है वो है विष्णु पुराण। उसके बाद जो अगली पुस्तक है जिससे हमें इस वंश के बारे में कुछ जानकारी मिलती है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। तीसरी पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानी विवरण। चौथी अगर स्रोत की बात करें तो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है, और ढूढ़ीराज की मुद्रा राक्षस पर की गई टीका। अगले स्रोत की बात करें तो क्षेमेंद्र की रचना है बृहत कथा मंजरी। वैसे ही सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। पतंजलि का महाभाष्य, बौद्ध और जैन ग्रंथ, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाख दत्त। सीधा क्वेश्चन आता है, कभी कभी मिलाने के लिए दे देगा आपको। और मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी तो ढूढ़ीराज। कथा सरित सागर किसकी रचना है तो सोमदेव। बृहत कथा मंजरी किसकी रचना है क्षेमेंद्र ने किसकी रचना की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो स्रोत के साथ साथ इन नामों को भी और इनकी रचनाओं को भी, यानी लेखक और रचना दोनों पे ध्यान बना करके रखना है। अभिलेखी स्रोत की बात करें, क्योंकि मौर्य वंश से हमें अभिलेख मिलने लगे थे और
हमें पता है कि प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में इन अभिलेखों ने इतिहासकारों की काफ़ी मदद की है। तो अभिलेखी साक्ष्य के बारे में बात करें तो अशोक के अभिलेख सबसे अच्छे स्रोत हैं मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए। उसके अलावा एक अभिलेख मिलता है हमको वर्तमान गुजरात से, ठीक है, वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इन दो की चर्चा हम जब अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे तो वहीं पे रुद्रदामन के जूनागढ़ की भी चर्चा कर लेंगे। तो अब आते हैं इन साहित्यिक स्रोतों पर, ठीक है, जिसमें से दो प्रमुख हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक से या इस किताब से कई बार क्वेश्चन बने और बार बार बनते रहते हैं। सबसे पहली बात कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो उनका नाम मिलता है विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ठीक है। अब ये थे कौन, तो तक्षशिला के आचार्य थे और तक्षशिला के निवासी भी थे, ये ध्यान रख लीजिएगा। तक्षशिला, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म या लालन पालन पोषण सब तक्षशिला में हुआ था और अध्ययन के बाद तक्षशिला महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में ही ये अध्यापक हुए, ठीक है। तो चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे, तक्षशिला के निवासी थे, ठीक। आगे बात करें तो अर्थशास्त्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मौर्य इतिहास या मौर्य काल का इतिहास जानने का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ बनता है कि अर्थशास्त्र किस विद्या में लिखी गई पुस्तक है, यानी किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र की बात कर लें तो अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक है। ये पॉइंट विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पहले से इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है कि अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र में चाणक्य राजतंत्र के, यहाँ तक कि किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख ये नहीं करते हैं, बस ये बताते हैं कि एक राजा को कैसे शासन चलाना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, उनकी सहायता के लिए या पूरा शासन तंत्र कैसे चलाया जाना चाहिए, इसी की चर्चा वो अर्थशास्त्र में करते हैं। ना ही किसी मौर्य शासक का नाम लेते हैं वो अपनी किताब में, न ही वो पाटलिपुत्र का कोई वर्णन करते हैं, न ही मौर्य साम्राज्य की किसी अन्य व्यवस्थाओं का कोई वर्णन वो करते हैं। हाँ, वो अपनी किताब में ये बताते हैं कि अगर कोई राजतंत्र है तो राजा, या आप ये कह सकते हैं राजत्व के सिद्धांत, कि राजा को कैसे काम करना चाहिए, किनकी सहायता लेनी चाहिए, किस किस तरीके से साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में की है। लेकिन इसका प्रयोग हम मौर्य काल का इतिहास जानने के लिए करते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं, ठीक है, तो 15 अधिकरण, यहाँ अध्याय को अधिकरण कहा गया है। अब ये 15 अधिकरण या इसको कहते हैं 15 भाग, ठीक है। तो 15 भाग हैं पूरे अर्थशास्त्र के, जो 150 अध्याय और 180 उपविभाग और 600 श्लोक में विभक्त हैं। ये नए क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र कितने भागों में बटी हुई है। तो अर्थशास्त्र 15 भागों में बटी हुई है या 15 अधिकरण। कभी कभी सीधा क्वेश्चन लेके पूछेंगे कितने अधिकरण, तो हम यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं कि अधिकरण को हम मान लेते हैं भाग। कितने अध्याय में, तो 150 अध्याय में। कितने उप विभाग में यानी उप अध्याय में, तो 180 उप अध्याय या उप विभाग में, और 6000 श्लोक हैं इस पुस्तक में, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र में एक चर्चा है कि अर्थशास्त्र ये कहती है कि राजा को जो भू राजस्व है वो 1/6 भाग लेना चाहिए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 भाग भू राजस्व लेना चाहिए। और पूरे प्राचीन भारत में हम देखते हैं मौर्य के बाद भी जो वंश शासन करने के लिए भारत पर आए, या मौर्यों के बाद जिनका जिनका शासन भारत पर रहा, तो वहाँ हम देखते हैं कि सबने भू राजस्व की दर 1/6 ही रखी। तो एक शब्द में ये समझ लेना है कि पूरे प्राचीन भारत में यानी हर्ष तक भू राजस्व की दर हर राजवंश में 1/6 ही रही। ये की पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। चाहे मौर्य वंश पूछे, चाहे गुप्त वंश पूछे, ठीक, चाहे सातवाहन वंश पूछे, चाहे शुंग वंश पूछे, सब में भू राजस्व की दर एक बराबर रही, यानी 1/6, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा विवरण, ठीक। अब अगली पुस्तक की बात करें तो वो है इंडिका। ये भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि इंडिका का लेखक कौन था, तो इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज कहाँ से आया था, तो यूनान से आया था, और यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन में सेल्यूकस को हम देखते हैं कि वो वहाँ सत्ता संभालता है। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन है
या कई ऐसे इतिहासकार हैं यूनान के जो ऐसा लिखते हैं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य में एक लड़ाई हुई थी जिसमें संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य जीता था या दोनों में एक संधि हो गई थी। ठीक है, तो कई ऐसे लेखक हैं जो इसकी चर्चा करते हैं। तो जाहिर सी बात है सेल्यूकस जब यूनान का शासक बना होगा तो उसने भी सिकंदर के ही रास्ते को अपनाया होगा, वो भी भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचा होगा। ठीक तो बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी, और मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, अब इंडिका मौर्यकालीन इतिहास लिखने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इसलिए माना जाता है कि ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान में सेट कर लीजिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करने वाली पुस्तक, तो वो है इंडिका, और लेखक पूछे तो मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक, यहाँ क्योंकि राजा का नाम मिलता है, अपने अभी ऊपर हमने क्या देखा कि यूनानी लेखकों ने इसको सैंड्रोकोट्स कहा, तो यहाँ राजा के नाम की जानकारी हमको मिलती है। बस समस्या ये है कि इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश जो यूनानी लेखक हैं जैसे एरियन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन, डायोडोरस आदि के ग्रंथों में मिलते हैं। ये भी यूनानी थे। इन्होंने जैसे आजकल किताबें जो भी बनती हैं तो क्या पूरी किताब एक लेखक खुद ही लिख देता है? जाहिर सी बात है वो अपने पिछले प्रबुद्ध लेखकों को या जो भी उनके आचार्य होंगे उनसे कुछ सहायता जरूर लेगा वो, यानी कुछ किताबों को देख करके, कई किताबों को देख करके उसका एक निचोड़ निकाल करके एक नई पुस्तक लिख दी जाती है। तो वैसे ही इंडिका मूल रूप में तो अपने उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य यूनानी जो लेखक हैं जैसे एरियन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन, डायोडोरस, इनके ग्रंथों में इन्होंने जो पुस्तकें लिखी उसमें इन्होंने ये रेफरेंस दिया कि ये हमने इंडिका से लिया है, तो वहाँ से इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त को क्या कहता है, जैसा कि ऊपर हमने लिखा है सैंड्रोकोट्स। ठीक है, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ना कह करके उसके लिए जो यूनानी शब्द प्रयोग करता है वो है सैंड्रोकोट्स, तथा बताता है कि शासक के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक हुआ करती थी। एक तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि मेगास्थनीज ऐसा बताता है, और आगे चल के एक और लेखक आएंगे जो इसी बात की चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि जो अन्य यूनानी लेखक थे उन्होंने भारत का इतिहास लिखने के लिए इंडिका का रेफरेंस लिया, या इंडिका के आधार पर ही उन्होंने अपने इतिहास में भारत का इतिहास लिखा। हाँ, ये ध्यान रखिए कि कोई भी यूनानी लेखक भारत आया नहीं, सुनी सुनाई बातें या जैसा मेगास्थनीज ने बताया था उसी को आधार बना करके उन्होंने इतिहास लिखा। ठीक, अब इंडिका में जो पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो है पोलीब्रोथा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर का वर्णन, तो मेगास्थनीज इस नगर के बारे में क्या बताता है? तो मेगास्थनीज जो बताता है वो कहता है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर। ठीक है, इसका कहना था कि पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर बनाया गया है, जो उस समय पूरे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। वो पाटलिपुत्र की लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी बताता है कि पाटलिपुत्र नगर जो है 80 स्टेडियम लंबा था, यानी 16 किलोमीटर लंबा, 15 स्टेडियम चौड़ा यानी 3 किलोमीटर चौड़ाई थी। अब यहाँ देखें तो 5 स्टेडियम बराबर 1 किलोमीटर ये माप है। ठीक है, तो 80 स्टेडियम लंबा और 15 स्टेडियम चौड़ा, किलोमीटर में बांट लें तो 16 किलोमीटर लंबाई और 3 किलोमीटर चौड़ाई। वो ये भी बताता है कि इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। ठीक है, 185 मीटर चौड़ाई में 30 हाथ गहरी एक खाई खोदी गई थी। नगर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा था जिसमें 64 द्वार या तोरण तथा 570 बुर्ज थे। ठीक, तो ये मेगास्थनीज अपनी इंडिका में ऐसा लिखता है। आगे वो बताता है कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है वो कई समितियों द्वारा चलाया जाता था, और उन समितियों की बात की जाए तो उन समितियों की संख्या थी 6। तो सीधे सीधे अपनी इंडिका में लिखता है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो 6 समितियां और एक समिति में 5 सदस्य। लेकिन अगर कहीं पूछ ले कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कुल कितने समिति के सदस्यों द्वारा चलाया जाता था, तो जाहिर सी बात है 6 गुणे 5 कर देंगे, कितनी संख्या हो जाएगी? 30। तो कुल समिति में सदस्यों की संख्या थी 30, जिसके द्वारा पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाया जाता था। ठीक है, ये की पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा कि पाटलिपुत्र मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र
का जो प्रशासन था वो 6 समितियां संभालती थी और हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 30। अब यहाँ पे मेगास्थनीज एक विवरण देता है। मेगास्थनीज बताता है कि भू राजस्व 1/4 भाग लिया जाता था। तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। वहाँ चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि भू राजस्व 1/6, ठीक है। और यहाँ मेगास्थनीज क्या कहता है कि भू राजस्व 1/4 भाग, ठीक। आगे वो यही वर्णन करता है कि दर्दिस्तान, तो एक जगह वो बताता है दर्दिस्तान यानी कश्मीर, बताता है कि कश्मीर की प्रसिद्ध सोने की खान तथा सोना निकालने वाली चींटियों का वर्णन। तो मेगास्थनीज ऐसा कहता है कि दर्दिस्तान यानी कश्मीर में सोने की खानें हुआ करती थी और इन खानों से चींटियां सोना निकालती थी। सोना निकालने के बाद चींटियां इन खानों में जाती थी और सोने को बाहर लेकर के आती थी। ऐसे चींटियों का उल्लेख वो अपनी इंडिका में करता है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज उत्तरापथ की भी चर्चा करता है। उत्तरापथ क्या था? तो एक मार्ग था, ठीक है। तो उत्तरापथ मार्ग का वर्णन करता है और ये बताता है कि यह मार्ग बंगाल के सोनार गांव को सिंध से जोड़ता था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, ठीक है। तो उत्तरापथ मार्ग का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य। अगर सोनार गांव की बात करें तो आज वर्तमान बांग्लादेश में, और सिंध की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है। यानी पूरब से पश्चिम तक पूरा जोड़ने के लिए इसने एक सड़क बनवाई थी जिसको नाम दिया गया था उत्तरापथ, ठीक है। कच्ची सड़क थी, आगे चल के शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क में परिवर्तित कर दिया और इसे नाम दे दिया गया मध्यकाल में, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग। ये ध्यान रख लीजिएगा, यही उत्तरापथ है जो आगे चल के शेरशाह सूरी मार्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आगे चल के जब औपनिवेशिक काल में आते हैं, यानी अंग्रेजों के अधीन जब भारत होता है, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं ऑकलैंड। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड इसे नाम दे देते हैं जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। तो सड़क एक ही है लेकिन समय समय पर उसका नाम परिवर्तित हो गया। अभी क्वेश्चन जैसे पूछ ले कि जीटी रोड का निर्माण मूलतः किसने कराया? तो मूलतः का मतलब कि सबसे पहले तो हमें चलना होगा कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शेरशाह सूरी ने क्या किया कि जो कच्ची सड़क थी उसे पक्की करा दिया। पक्की कराने का मतलब यहाँ ऐसे संबंध न लगाइए कि जैसे आजकल अपने यहाँ सीमेंटेड सड़कें बन जाती हैं। हाँ, कह सकते हैं कि उसने उस पर ईंटें बिछवा दी होंगी, ठीक। लेकिन शेरशाह सूरी ने जो सबसे अच्छा काम किया था वो ये था कि सड़क के किनारे किनारे छायादार और फलदार वृक्ष लगा दिए थे, ठीक है। मतलब वो छाया भी मिले और वृक्ष ऐसे हों जो फलदार हों। ऐसा उसका ये मानना था कि जो भी पथिक उस रास्ते से जाएगा तो धूप में उसे छाया मिलेगी, अगर उसे भूख लग जाती है तो उन पेड़ों से उसकी भूख, उन पेड़ों के फलों से उसकी भूख भी मिट जाया करेगी। अब इसकी तुलना अगर हम आज के हिसाब से करें तो आज जितने भी हाईवे ये बने, लगातार पेड़ों को काटा गया या काटा जा रहा है। पूरे हाईवे पे कहीं एक भी पेड़ जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। जो पुराने हाईवे हैं वहाँ भी नए पेड़ अभी अच्छे से लगाए नहीं गए। जो लगाए गए उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनकी वृद्धि तो तेज है, लेकिन फल या औषधि प्रयोग थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फलों के मामले में वो वृक्ष किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। हाँ, इस ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो ये सड़कों के किनारे एक कुछ छायादार पीपल, बरगद ऐसे वृक्षों का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ कुछ फलदार वृक्षों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि कुछ देशी प्रजातियां बची रह सकें, ठीक है। चलिए, वो तो बात की बात है, बस यहाँ ध्यान रखिएगा उत्तरापथ मार्ग का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आगे चल के इसी मार्ग को यानी उत्तरापथ को ही पक्का करा के शेरशाह सूरी ने नाम दिया शेरशाह सूरी मार्ग। और उसके आगे चल के अगर हम औपनिवेशिक काल या अंग्रेजों के शासन काल में देखें तो गवर्नर जनरल ऑकलैंड आया और उसने इसे नाम दिया जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। अब मेगास्थनीज और भी विवरण करता है, जैसे वो महल के बारे में बताता है कि काफ़ी विशाल महल था, लेकिन उत्खनन में हमें ऐसा महल मिला नहीं, तो हम इतिहासकार ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि वो जो है लकड़ी का बना हुआ रहा होगा, ठीक है। अब मेगास्थनीज कुछ ऐसे विवरण देता है जो भ्रामक थे, तो उनके बारे में भी हमें देख लेना है कि मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण कौन कौन से थे। पहला, मेगास्थनीज कहता है अपनी पुस्तक इंडिका में कहता है कि भारत में 7 जातियां थी, ठीक है। लेकिन हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि भारत 4 ही मुख्य जातियों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये इसका भ्रामक विवरण था। वहीं दूसरा उल्लेख ये कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। अब समस्या ये है कि मेगास्थनीज को ऐसे कैसे लगा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, तो वो इसकी तुलना यूरोप से करता है। तो यूरोप से जब वो इसकी तुलना करता है तो वो ये देखता है कि यूरोप में कृषि कार्य कराने के लिए मजदूर रखे जाते थे, ठीक।
यानी यूरोप में उस समय जो कृषि कार्य होता था वो मजदूरों द्वारा कराया जाता था, और जब वो भारत में आया तो यहाँ वो क्या देखता है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने अपने खेतों में स्वयं काम कर रहा है। तो इस वजह से उसने ऐसा लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो कौटिल्य क्या करते हैं, कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार भारत में 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। वहीं अगला जो इसका भ्रामक विवरण है वो बताता है कि जो पाटलिपुत्र या मगध का साम्राज्य था वो इतना धनी था कि वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ते थे। लेकिन अगर हम आगे जब पढ़ेंगे इसी वीडियो क्लास में, यानी अगली वीडियो क्लास जो होगी जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम देखते हैं कि मगध में अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, भद्र भाव के साथ चले गए थे कर्नाटक। ठीक, तो वहाँ सीधा उल्लेख है कि वहाँ 10 वर्ष का अकाल उस समय मगध में पड़ा था। तो ये भी विवरण उसका जो है भ्रामक है। जो अगला उसका भ्रामक विवरण है वो है कि लेखन कला का अभाव। उसका ये कहना है कि भारतीयों में लेखन कला का अभाव था, लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय उसके पहले से लिखना जानते थे। ठीक है, बस अंतर क्या है कि उसने अगर इतिहास की तुलना, यूनानी इतिहास लेखन की तुलना भारतीय इतिहास लेखन से जब की होगी तो उसे ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि भारतीय जो इतिहास लिखते थे वो क्रमबद्ध नहीं था। ठीक है, और यूनानियों ने जो इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की वो एक क्रमबद्ध, यानी जैसे आज हम पढ़ते हैं वैसे। तो इस वजह से हो सकता है उसने ऐसा लिख दिया हो कि भारतीयों को लेखन कला का अभाव था। तो ये इसके 4 मुख्य भ्रामक विवरण माने जाते हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ और ऐसे यूनानी लेखकों के बारे में जो मौर्य साम्राज्य का वर्णन करते हैं या मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। तो एक 6 नाम है, 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये 6 के 6 जो नाम आपके सामने आ रहे हैं ये कभी भारत नहीं आए। ठीक है, हाँ, जैसा कि शुरुआत में हमने देखा कि मेगास्थनीज की इंडिका को आधार बनाकर, और साथ ही साथ जो व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और जो भारत के बारे में बताते थे उसके आधार पर इन्होंने ये इतिहास लिखा। उसमें पहला नाम है स्ट्रैबो। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की चर्चा करता है। ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सैल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंध थे। ठीक है, और ये वर्णन करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। तो 2, एक तो मेगास्थनीज और एक स्ट्रैबो, 2 ऐसे यूनानी लेखक हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। ठीक है, अगला नाम है डियोडोरस। ठीक, तो इसने मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर ही पूरे भारत का विवरण लिखा, और इसका भारत विषयक विवरण यूनानी लेखकों में मेगास्थनीज के बाद सबसे प्रारंभिक यूनानी विवरण माना जाता है। ठीक है, अगला नाम है प्लिनी ज्येष्ठ। प्लिनी 2 हुए, एक प्रथम और द्वितीय। तो पहले वाले को मैंने यहाँ ज्येष्ठ लिखा है, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम कनिष्ठ लिखेंगे, इसे हम प्रथम और द्वितीय भी कह सकते हैं। प्लिनी ज्येष्ठ की बात करें तो इसने किताब लिखी जो हमें ध्यान में रखनी है कि इसकी पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये किताब ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब किसने लिखी, तो प्लिनी आंसर होगा, या प्लिनी फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में कहें तो प्राकृतिक इतिहास। ठीक, और इसने जो ये नेचुरल हिस्ट्री लिखी भारत के संदर्भ में, प्राकृतिक इतिहास जो इसने लिखा, ठीक, तो इसने यूनानी स्रोतों तथा पश्चिमी व्यापारियों, यानी कि जो यूरोप के व्यापारी थे जो भारत और यूनान के बीच व्यापार का काम करते थे, उनके द्वारा सुनी गई बातों के आधार पर ही भारत के बारे में लिखता है। ठीक है, अगला नाम जो है वो है एरियन। ठीक, तो एरियन वो लेखक है जो सिकंदर के अभियान तथा भारत के भूगोल और सामाजिक जीवन के बारे में सबसे अच्छा विवरण देता है। तो एरियन को ध्यान रखिएगा कि इसने जब सिकंदर ने भारत पर अभियान किया तो उसके अभियान के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, साथ ही साथ भारत का भूगोल भी बताता है और भारत के सामाजिक जीवन के बारे में भी ये चर्चा करता है। अगला जो लेखक है वो है प्लूटार्क। ठीक है, तो ये भी सिकंदर के जीवन और भारत का सामान्य वर्णन करता है। सिकंदर के जीवन का मतलब कि सिकंदर के जन्म से लेकर भारत के आक्रमण तक, उसके मृत्यु तक सिकंदर के जीवन और भारत का सामान्य वर्णन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स लिखता है। ठीक है, तो वहाँ जहाँ मेगास्थनीज एंड्रोकोट्स लिखा है वहीं प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग करता है।
और लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था। ठीक है, ये यहाँ उल्लेख कर देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट सिकंदर से हुई थी, लेकिन भारतीय इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं, इसे भ्रामक मानते हैं। ठीक है, हाँ, आगे ये लिखता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद, या जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सीधा क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा यूनानी लेखक था जिसने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला? तो अपना आंसर क्या होगा? प्लूटार्क। ठीक है, जो आखिरी लेखक हमें देखना है वो है जस्टिन। और जस्टिन के बारे में अगर हम बात करें तो जस्टिन ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है सार संग्रह। ठीक, अब अंग्रेजी में कहें तो एपिटोम, ये इसकी किताब का नाम है। तो 2 किताबें आपके पास हैं, यानी यूनानियों की 3 किताबें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, दूसरे प्लिनी की प्राकृतिक इतिहास या नेचुरल हिस्ट्री, ठीक, तीसरे जस्टिन की सार संग्रह या एपिटोम। ठीक, अब इस पुस्तक में सिकंदर के अभियान तथा चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता प्राप्ति का वर्णन करता है। तो जस्टिन सिकंदर के अभियान की भी चर्चा करता है। सिकंदर के अभियान के साथ साथ वो ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे सत्ता प्राप्त की। ये लिखता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने यूनानी गवर्नरों की हत्या कर डाली। इस मुक्ति का नायक सैंड्रोकोट्स था। सैंड्रोकोट्स का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा हमने शुरुआत में ही देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर मौर्य वंश को समझना है या मौर्यों के इतिहास को जानना है तो हमें ये जानना होगा कि इनके बारे में कहाँ से हमें क्या क्या पता चला। तो कुछ चीज़ें मैंने बीच में बता रखी हैं जिसके बारे में मैं अभी लास्ट में चर्चा करना चाहूँगा। कि जैसे मेगास्थनीज दासों के बारे में बताता है कि भारत में दास नहीं थे, लेकिन कौटिल्य कितने दासों की चर्चा करते हैं? 9। ठीक, कौटिल्य 9 प्रकार के दास बताते हैं। आगे जब हम क्लास में आगे जो अपनी क्लास आगे बढ़ेगी मौर्य वंश वाली, तो उसमें हम देखेंगे कि कौटिल्य कैसे कैसे और किन किन प्रकार के दासों की चर्चा करते हैं। हाँ, लास्ट में मैं ये बता दूं कि ये जो अपनी वीडियो क्लास है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि इसको एक क्लास की तरह देखना है आपको, कि जैसे आप एक क्लास में हैं और उसे पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अगर आप ये सोच के देखेंगे ना कि बहुत ही शार्ट में बहुत थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य एक वीडियो में ख़त्म कर लिया जाए या 2 वीडियो में ख़त्म कर लिया जाए तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन तक, यानी एक सामान्य जानकारी तक सीमित रह जाएगा, वो नॉलेज या ज्ञान तक नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ज्ञान तक सीमित रह जाएं, नॉलेज तक सीमित रह जाएं, आपका ज्ञान भी बढ़े। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो जा रही है, लेकिन आप अगर नियमित समय निकाल करके आधे घंटे या अभी तो 1-1, 2-2 दिन बाद क्लास पढ़ रही है, हाँ तो टाइम तो रहता ही है, तो थोड़ा सा समय निकाल करके अगर उस क्लास को देख लेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो एक क्लास की तरह अटेंड करिए इसको, उस तरह नहीं कि यूट्यूब पे गया और जल्दी से जो भी मिला वो पढ़ लिया। एक सिलसिलेवार, जैसे कि मैंने पीछे अगर बात की जाए तो जब मैंने संविधान पढ़ाया था तो मूल अधिकारों के बारे में मैंने 16 वीडियो क्लास बनाई है। और इतना तय है कि वो 16 वीडियो क्लास देखने के बाद, ज़्यादा लंबी भी नहीं, कोई 20 मिनट की, कोई 15 मिनट की, कोई 25 मिनट की, जैसा टॉपिक था वैसा बनाया गया है। लेकिन अगर वो 16 वीडियो अगर ध्यान से देख लिया जाए तो आप खुद देख के बताइए कि क्या उसके बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम कोई सा भी हो। ठीक है, तो तैयारी इसी उद्देश्य से करनी है कि जानकारी हमारे पास पूरी रहे, जहाँ जैसे ज़रूरत हो हम वैसा उसको अपनी जानकारी को खर्च कर सकें। ठीक है, तो वीडियो क्लास को आप लोग पूरा देखा करिए, तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कोशिश करें कि अन्य ऐसे विद्यार्थियों तक अपने चैनल को पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में। ठीक, इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।